एआईसीसी का सदस्य हैं आसाराम जी, बाजीराव खड़े जी, जो लगातार 2 साल से रहकर संगठन को तैयार करने राष्ट्रीय स्तर पर, बिंजाम जी विधायक छत्तीसगढ़ जो एआईसीसी को, प्रदीप नरवाल जी, राजमणि पटेल जी, शहीद मनीष मिश्रा जी, राम अवध जी, सुरेश शुक्ला जी, सुरेश यादव जी, रमाशंकर पटेल जी, उदित नारायण सिंह जी, हरिराम पांडे जी सहित सबके स्वागत करते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं आपका 27 तारीख को होने वाले विधायक आदरणीय राम कृपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि आए हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें और अपनी बातों को रखें। राम कृपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण और इस 27 तारीख को होने वाले चुनाव में जो मेहनत मशक्कत करने वाले किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी दोस्तों, आज हमारे इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय राहुल गांधी जी का हम इस क्षेत्र के तमाम मेहनतकश किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थियों की तरफ से मैं इस पथरताल की ऐतिहासिक धरती पर स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। साथियों, इस लड़ाई में 2 साल से मेहनत कर रहे हमारे बाजीराव खंडवे जी ने लगातार इस हमारी कुराव विधानसभा में लगातार मेहनत करके इस पैगाम पर पहुंचा दिए। आज लगता है कि आज ये जनसैलाब राहुल गांधी जी हमारे जो नेता हैं, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बाजीराव खंडवे की मेहनत ये रंग ला दिया है। साथ ही साथ हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो लगातार हम लोगों के साथ गांव-गांव चल करके कांग्रेस पार्टी का निर्माण करने में उनकी अहम भूमिका रही है। साथियों, हमारे जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं आसाराम जी और हमारे विधानसभा के प्रभारी आनंद शुक्ला जी, मंच पर बैठे हमारे राजनीतिक गुरु कमल पांडे जी, अरुण तिवारी जो हमारे बगल बैठे हमारे बादशाह हैं, हमारे जमुना पार के हमारे साथ बैठे हुए हैं, वर्षा दीदी जो महाराष्ट्र से चल करके महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री हैं, बुला करके हमारे मेहनत कश किसान, मजदूर, नौजवान दोस्तों का हौसला 3-4 बार आकर के बढ़ाया है। उस इस क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे इस मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, राज्यसभा के सांसद भाई राजमणि जी, हम आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे फफा जी हैं बैठे, उदित नारायण सिंह जी, मैं आपका स्वागत तहे दिल से कर रहा हूं। हमारे पड़ोसी कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रमाशंकर पटेल जी, मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूं। आपको जो समय दिया है उस समय की मैं बहुत आभारी हूं। विराजमान हमारे मिश्रा जी जो आज हमारे साथ चलकर इलाहाबाद यहाँ आए हुए हैं, माननीय मिश्रा जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ लगातार अभियान में राम और कुशवाहा जो गांव के ब्लॉक प्रमुख हैं, वो हमारे साथ हमारे साथियों के साथ चल करके रात दिन इकट्ठा करके जो उन्होंने काम किया है, कि उनकी ये मेहनत ये रंग लाई है कि आज हम इस पैगाम पर पहुंच चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव विधानसभा जीत की तरफ बढ़ती चली जा रही है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं हमारे जिले के नेता दिनेश चौधरी जी यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे साथ लगातार चल रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं उनका, जो छत्तीसगढ़ से आकर के कई दिनों से हमारे साथ
पैदल चले हैं, भूख हो रहे हैं, जमीन पर सोए हैं, ऐसे साथी का भी मैं क्रांतिकारी धरती के तरफ से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजमणि बेंजाम जी जो हमारे विधायक, मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ जो दीवान जी लोग हैं, सिपाही हैं, ऐसे लोगों का भी, मैं उनके साथ रहने वाले लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं, जो हमारे साथ पैदल चल करके रात दिन भूखों प्यासे रह करके बेंजाम जी के साथ मेहनत और मशक्कत किया, हमारे अभियान को तेज किया। ऐसे साथी सिपाहियों का भी हम मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। साथियों, शेखर बाबूलाल जी हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, उनका भी मंच के माध्यम से मैं स्वागत कर रहा हूं। और जो भी साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे साथ मंच पे बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जो भी पुलिस लोग इस सुरक्षा में लगे हुए हैं, जिले से आए हुए हैं, उन लोगों का भी मैं मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात है साथियों, हमारे सामने हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, उन सभी साथियों का भी मैं मंच के माध्यम से तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, हम स्वागत करते हैं आप लोगों का, जो भूखे प्यासे होकर के पैदल चल करके हमारी इस रैली को, कांग्रेस पार्टी को जिताने का, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का आपने हौसला बढ़ाया है। आपका मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, लड़ाई यहाँ फंसी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ धनबल नौकरशाही उसके साथ में है, एक तरफ हम जैसे लोग विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो देश को बर्बाद कर दिया, आजादी के ऊपर खतरा है, जो हमारा संविधान है, जो हमको अधिकार दिया है, उस संविधान पे खतरा भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जो एससी और बीसी के लोग हैं, आप लोग सावधान हो जाइए। जब मेरा संविधान ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? जो मंदिर के अंदर, जो मस्जिद के अंदर जो आपके धाम की किताबें रखी गई है, जब उस किताबों में जब आग लगा दी जाएगी, संविधान नहीं रह जाएगा, तो जो हमारे बच्चों के हाथ में पढ़ने के लिए किताबें हैं, कापियां हैं, वो किताब नहीं रह जाएगी। इसे साथियों, आपको मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके देश को बेचने में लगी हुई है, और जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो ढकोसला है, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा एक कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, 2% ईसाई हमारे देश के अंदर है, 3% पंजाबी हमारे देश के अंदर है, 18% मुसलमान भाई हमारे साथ देश के अंदर निवास करते हैं, 80% हिंदू हैं। न तो पंजाबी को खतरा है, न तो ईसाई को खतरा है, न मुसलमान को खतरा है। खतरा केवल भारतीय जनता पार्टी की निगाह में है, हमारे देश का हिंदू खतरे में है। मैं साथियों में कहना चाहता हूं, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न मंदिर खतरे में है, न मस्जिद खतरे में है, वो देश खतरे में नहीं है। जब आजादी की जंग चल रही थी, जब हमारा देश गुलाम था, हमारा देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, ये जो हमारे सामने हमारे कांग्रेस पार्टी का जो झंडा लहरा रहा है, इसकी ये देन है। हम याद दिलाना चाहते हैं, अगर हमको अगर विश्वास न होता, शहीद आजम भगत सिंह फांसी के फंदे पर न झूल जाते। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये हमारा देश किसी धर्म, मजहब, किसी फिरका परस्ती का देश नहीं है। ये हमारा देश, ये सबका देश है, किसानों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है, विद्यार्थियों का है। इसे मैं साथियों कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने शहादत दिया है देश को आजाद करने में, अशफाकुल्लाह कौन थे, भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, मैं किसका किसका नाम लूं? साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारा देश कुर्बानी देकर के आजादी मिली है। इस आजादी को हम हरगिज नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे बहादुर योद्धाओं ने अपनी शहादत देकर के इस देश की आजादी को कायम रखा है। इसे साथियों में कहना चाहता हूं, आने वाले तारीख में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार, हम दोनों को मैं कहना चाहता हूं, दोनों उम्मीदवार से मैं सवाल करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। आप ये बताइए, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते
बहुजन समाज पार्टी का पूरा कैबिनेट जो जेल में चला जाए भ्रष्टाचार की क्या बात करेगा? तो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूं कि कैसा देश बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? हम सवाल करना चाहते हैं मोदी और योगी के। हम सवाल करना चाहते हैं इन लोगों से, देश को कहां ले जाना चाहते हो? देश कैसा बनाना चाहते हो? देश हम लोगों ने बनाया है, कांग्रेस के लोगों ने बनाया है। अगर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, अगर चिकित्सा पर अगर कोई लड़ रहा है तो हमारी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो हमारे राष्ट्रीय नेता है वो लोग लड़ रहे हैं किसानों के लिए। मजदूरों के लिए सवाल उठा करके लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। कैसी अच्छा कैसी आपकी राजनीति है? आप न तो बेटी बचा पा रहे हैं, न बेटी पढ़ा रहे हैं। उन बेटियों से मैं सवाल करना चाहता हूं। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा जो हमारी बहनें इंटर पास करेंगी उनको मैं स्मार्टफोन और स्कूटी दूंगा। हम कहना चाहते हैं ये हमारी कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 76,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ कर दिया था। ये आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। हमारी अगर सरकार बनती है तो किसानों का पूरा कर्जा हमारी पार्टी माफ करेगी। हम कहना चाहता है मित्रों, 27 तारीख को अगर हमने कुछ किया है आपके लिए, अगर हमने भूखौरा करके आपने हमारे साथ संघर्ष किया है, हम तो कहना चाहते हैं इस खुले मंच के माध्यम से अगर विधायक चुनना होगा आप किसी दल को चुन लेना। अगर कुरान विधानसभा की अगर पक्की चौकीदारी कराना होगा तो मेरे हाथ में लठ होना चाहिए, मैं पूरी चौकीदारी करूंगा। मैं विश्वास दे रहा हूँ आपको, मैं विश्वास देने आ रहा हूँ। और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हमारे साथ बैठे हुए हैं आपको विश्वास दे रहे हैं कि अगर हमारा उम्मीदवार जीतता है कुरान विधानसभा विकास से पीछे नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए अपना पूरा समय अपने राष्ट्रीय नेता को मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हम सबका नेता, देश का नेता, आप सबका नेता, मजलूमों के, गरीबों के नेता, नौजवानों पिछड़ों के नेता, गुरों के नेता, छात्रों के नेता, परम सम्मानित माननीय राहुल गांधी जी को अब आपके बीच संबोधित करेंगे। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ आप उनका ऐतिहासिक स्वागत करें। चलो भैया राहुल गांधी। वर्षा गायकवाड़ जी, अरुण तिवारी जी, बाजीराव खाने जी, राजमान बेंजम जी, मकसूद खान जी, आशाराम मिश्रा जी, हमारे कैंडिडेट रामकृपाल कोल जी, जरा आगे आगे। भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के भाषण होते थे, आपने सुने ना? 2014 में भाषण किस बात के करते थे वो याद है? क्या कहते थे? पहली लाइन होती थी, भाइयों और बहनों, 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दूंगा। याद है? दूसरी लाइन होती थी, किसानों की आमदनी मैं दुगनी कर दूंगा। सही? तीसरी लाइन थी, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। सही? याद है ना? अब बताइए, रोजगार मिल गया क्या? यहां पे कोई है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया हो? आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। किसानों की आमदनी की बात की, दुगनी करने की बात की। यहां पे आपको धान का क्या रेट मिलता है? कितना?
छत्तीसगढ़ गया है? आप जानते हो छत्तीसगढ़ में क्या रेट मिलता है? 2,2500। तो आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में 2,500 मिल रहा है, यूपी में 1,400 क्यों मिल रहा है? यहां पे आपको 1,400 मिलता है, छत्तीसगढ़ में 2,500। हम चुनाव लड़े छत्तीसगढ़ में, हमने वहां कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा और धान के 2,500 रुपए मिलेंगे, और हमने वो काम करके दिखा दिया। मैं यहां आपको झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात, जो हमारा किसान है वो देश को बनाता है, ठीक है? देश को वो भोजन देता है, देश को वो रोजगार देता है, और देश को वो शक्ति देता है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से कहा कि मैं आपकी आमदनी दुगनी करूंगा, और फिर सरकार में आए 3 काले कानून उन्होंने किसानों के लिए बनाए। देश के सब किसान बाहर खड़े हो गए, दिल्ली के बाहर आ गए और खड़े हो गए, कहते भैया हम तो घर नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लेगा तब तक हम वापस नहीं जाने वाले। तो आप बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी किसानों का काम कर रहे हैं, अगर वो सचमुच में किसानों की मदद कर रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के बाहर कोविड में, ठंड में क्यों खड़ा है? किसान को क्या हो गया कि वो 1 साल कोविड के समय ठंड में वो वहां पे दिल्ली के बाहर खड़ा हो गया? क्योंकि किसान जानता है कि नरेंद्र मोदी किसानों के लिए काम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, और ये 2-3 उद्योगपति देश को रोजगार नहीं देते। देश को रोजगार कौन देता है? देश को रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं वो देते हैं, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं वो देते हैं, किसान देते हैं, दुकानदार देते हैं। ये लोग हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं। इनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? पहला काम इन्होंने नोटबंदी का किया। अब यहां पे हजारों लोग खड़े, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोटबंदी से यहां पे किसी का फायदा हुआ? कोई एक आदमी है, एक औरत है यहां पे जो कह सकता है कि हाँ भैया नोटबंदी से मेरा फायदा हो गया? कह सकता है ना? आप बैंक के सामने लाइन में खड़े थे ना? लाइन में आपको अरबपति दिखे? एक खड़ा था वहां पे अमीर बंदा, नहीं क्यों नहीं? क्या उनके पास पैसे नहीं थे क्या? 500 रुपए के, 1000 रुपए के नोट उनके पास नहीं थे क्या? वो क्यों नहीं खड़े थे? हाँ, पीछे से उनका काम नरेंद्र मोदी करा रहे थे। आगे आपको खड़ा कर दिया, आपको कहा भाइयों बहनों काले धन की लड़ाई है, खड़े हो जाओ। आप खड़े हो गए और पीछे से उनका काला धन सफेद कर दिया नरेंद्र मोदी। अब देखिए, मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काले धन को मिटा दूंगा। अगर काला धन नहीं मिटा, आपको याद होगा आंसू निकले थे और कहा था चौराहे पे मुझे फांसी लगा देना, याद है? काला धन गायब हो गया।
हाँ, नीरव मोदी गए, विजय माल्या जी गए। तो मेरा कहना है, भाषण करते हैं और आपको एक के बाद एक झूठ कर जाते हैं। अब इस चुनाव में आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनिए, आपको एक भाषण नहीं सुनाई देगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी रोजगार की बात करें। आप सुन रहे हैं उनके भाषण? यहां पे बहुत सारे युवा खड़े हैं, बेरोजगार हो आप लोग, बेरोजगार हो ना? अब मुझे बताओ, अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी जी आज रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे? आज पाकिस्तान की बात कर लेंगे, अफगानिस्तान की बात कर लेंगे, इधर उधर की बात कर लेंगे, मगर रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, छोटे व्यापारियों की बात नहीं करेंगे, मजदूरों की बात नहीं करेंगे। इलेक्शन का समय आता है, धर्म की बात शुरू हो जाती है, धर्म की बात शुरू हो जाती है, मगर रोजगार की बात, प्रगति की बात, विकास की बात, स्कूल कॉलेज बनाने की बात, स्वास्थ्य की बात वो कभी नहीं होगी। कोविड आया, हिंदुस्तान का एक अकेला प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में ऐसा काम किसी और ने नहीं किया। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री खड़ा होता है, कहता है कोविड आया है, वायरस आया है, थाली बजाओ। मतलब क्या समझ रखा है देश को? पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे भाई, मगर पब्लिक ने थाली तो बजाई, थाली तो बजाई पब्लिक ने। पब्लिक ने ये थोड़ी बोला कि भैया कोविड है, थाली बजाने से कुछ नहीं होगा, थाली बजा दी पब्लिक ने। और जब थाली ने काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी मोबाइल फोन निकालते हैं, कहते भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ लाइट जलवा रहे थे, घर में लाइट नहीं जलती, घर में बिजली नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी जी कहते भैया कोरोना के भगत को भगाने के लिए मोबाइल फोन की लाइट जला दो जरा। मतलब मजाक बना रखा है। हाँ, अब मैंने जाके पार्लियामेंट हाउस में कहा कि देखिए ये बीमारी भयंकर बीमारी है, इससे लाखों लोग हिंदुस्तान में मरने जा रहे हैं। एक बार नहीं अनेक बार मैंने कहा, और मैंने कहा तैयारी शुरू कर दो, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इन चीजों की तैयारी करो, अस्पतालों को तैयार करो। बीजेपी के लोग कहते हैं राहुल गांधी ऐसे लोगों को डरा रहा है। मीडिया के लोगों ने कहा, मीडिया के लोग कह रहे थे कि भैया हिंदुस्तान में कोरोना से कुछ नहीं होने वाला, और फिर आपने अपनी आंखों से देखा गंगा में लाशों की लाइन लगी हुई थी। आपने देखा? उस समय नरेंद्र मोदी ने क्या बोला? उस समय नरेंद्र मोदी ने ये नहीं बोला कि भैया थाली बजाओ, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं बोला कि भैया लाइट जलाओ, मगर मरे किसके लोग? मरा कौन? मरा आपके लोग, आपके भाई, आपके माता, आपके पिता, ये लोग मरे। और आपने मीडिया को देखा, 24 घंटे छुपाने की कोशिश की, आज तक देश को सही आंकड़े नहीं दिए, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मरे। और देखिए ये आपका जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश,
ये देश को रास्ता दिखाने वाला प्रदेश है। आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है। मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, आपको बात समझ नहीं आ रही है। आप लोग जाते हो महाराष्ट्र, जाते हो रोजगार ढूंढने, बेंगलोर जाते हो, मुंबई में आपके लोग जाते हैं, असम जाते हो, पंजाब जाते हो, हरियाणा जाते हो, जिंदगी निकल जाती है। दूसरे प्रदेशों में आप जाते हो, काम करते हो, उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, सवाल ही नहीं उठता। आपके यहां ऐसी सरकारें आई हैं, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, इनको कुछ लेना देना नहीं। बाकी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे की ओर दौड़ रहे हो, पीछे की ओर दौड़ रहे हो। बाकी देश में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। आप छत्तीसगढ़ जाइए, वहां पे फूड पार्क का जाल बिछा दिया है, 2500 रुपए वहां पे धान के मिलते हैं, वहां पे कर्जा माफ हो गया। हर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे फूड पार्क लग रहा है। जहां आलू उगाते हैं वहां पे आलू की चिप्स की फैक्ट्री, जहां टमाटर उगते हैं वहां पे टमाटो केचप की फैक्ट्री, अचार की फैक्ट्री, आम को प्रोसेस करने की फैक्ट्री, कॉफी की फैक्ट्री, जाल बिछ रहा है वहां पे। छत्तीसगढ़ में किसान जाकर सीधा फैक्ट्री में अपना माल बेच रहा है। यहां पे आप भटक रहे हो। यह सब किया जा सकता है, आपके हाथ में है। आप गलतफहमी में हो, आप सोचते हो कि भाई हमने वोट दे दिया तो बात खत्म हो गई। आप सरकार बनाते हो, आपको ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो किसानों की रक्षा करे, जो किसानों को सही दाम दे, जो रोजगार की बात करे। यहां पे इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, क्या हो गया उसका? पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हिंदुस्तान में, BHEL, HEL, ये कंपनियां जो लगी, ये किसने लगाई? ये बीजेपी के लोगों ने लगाई क्या? ये सब काम कांग्रेस ने किया। अब बीजेपी क्या कर रही है? एक के बाद एक बेच रही है। ये बेचने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बता दो, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में बीजेपी की सरकार ने किया क्या? मुझे बता दो। आपको सही नाम नहीं देते, आपका धान के लिए सही दाम नहीं देते। ठीक है, मैं समझ सकता हूं, उत्तर प्रदेश में नहीं देते, छत्तीसगढ़ में देते हैं। आपका कर्जा माफ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, आपकी जेब में से पैसा निकालते हैं और फिर आपसे कहते हैं भैया देखो एक नया काम करेंगे। अब पूरे उत्तर प्रदेश में हम आगे पीछे आपके खेतों में जानवर घुसे देंगे। मजे लो, आप मजे लो ना। आपको सही रेट मिलेगा, ना आपको सही दाम मिलेगा, ना आपका कर्जा माफ होगा, और रात को आपके खेतों में रात को जानवर आके आपका पूरा माल खा जाएंगे। मजे लो, उत्तर प्रदेश है, मजे लो, उत्तर प्रदेश है भैया। तो ये इन्होंने कर रखा है। और भैया मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, गलत फहमी में मत आओ। समाजवादी पार्टी बीएसपी कम नहीं है, आपने उनको भी देख लिया है। समाजवादी के टाइम यहां पे क्या होता था पूरी दुनिया जानती है, बीएसपी के समय क्या होता था पूरी दुनिया जानती है। तो हमारे यहां कैंडिडेट हैं, आइए सामने आइए। ये जमीनी आदमी है, ये आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ये फालतू बात नहीं करेंगे आपसे। तो इनको आप पूरा समर्थन दीजिए।
भारी बहुमत से इनको जिताइए और इनको विधानसभा में भेजिए। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।